अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। जा रहे हो क्या? जाना नहीं बेटे। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से किसान परिवार के साथ किस तरह से पुलिस की जो नाजायज कार्रवाई है वो फिलहाल सामने आ रही है। किस तरह से एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आपके सामने खड़े हैं, करनाल के बूढ़ाखेड़ा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जमीन को बेचने के बाद करनाल के अर्जुन नगर में एक दुकान खरीदी थी 2010 में, लेकिन 2020 आते आते इनके साथ क्या कुछ हुआ ये आपको खुद बताएंगे। किस तरह से इन्हीं की जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया जाता है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उनके एडीजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ संबंध है। जिस मामले को करनाल के सिटी थाना ने कैंसिल कर दिया था, उसी प्रभाव के चलते, यानी कि एडीजीपी रैंक के कोई अधिकारी हैं, उनके प्रभाव के चलते ना केवल उस मामले को दोबारा खोल दिया गया बल्कि इनके खिलाफ ही गलत रिपोर्ट फिर से डीएसपी स्तर के अधिकारी ने तैयार करवा दी और इस समय दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर 58 वर्षीय ये बुजुर्ग दंपत्ति किस तरह से पुलिस के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गया और फिलहाल गुहार लगा रहा है कि कम से कम इनकी सुनवाई की जा सके। फिलहाल इनका साथ देने के लिए करनाल की जो नीफा है उसके संयोजक हैं प्रितपाल सिंह पन्नू, एडवोकेट है नरेश बराना, वो सामने आए हैं। पन्नू जी से सबसे पहले बात करते हैं। पन्नू जी, क्या कुछ ये मामला है? रजिस्ट्री करवाकर कब्जा ले लिया, आप अपनी ज़मीन पर बैठे हैं, अपनी ज़मीन पर ट्रेसपासिंग का मुकदमा पुलिस कैसे दर्ज कर सकती है? ये बड़ा हैरानीजनक है और हम लोग खुद हैरान है कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। मैं और बराना जी इसमें एज एन एडवोकेट भी हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो लॉ के कोई भी लॉ को जानने वाला जो है इस मुकदमे को बिल्कुल 100% खारिज करेगा कि ये मुकदमा बिल्कुल गलत दर्ज हुआ है, कानून के खिलाफ दर्ज हुआ है। 2010 में इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट की बाकायदा रजिस्ट्री करवाई, उसके पैसे जो हैं वो बैंक ड्राफ्ट से दिए गए। 1 नंबर में पेमेंट दे रखी है, बैंक ड्राफ्ट से पैसे दे रखे हैं। 5,70,000 की खरीदी थी, जिसमें से 5,50,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट से दे रखे हैं, तो पेमेंट भी 1 नंबर में दे रखी है। 2010 से कब्जा इनके पास है, तब से साफ़ सफाई वहाँ पर ये कर रहे हैं। और 2020 में एक व्यक्ति जो है राजेंद्र सिंह बागी, जो ये कहता है कि ये तो मैंने 1981 में जो जगह खरीदी थी मेरे हिस्से का प्लॉट है और मैंने अपने बेटे के नाम इसकी ट्रांसफ़र डीड करा दी है, ये जो है ये मेरा प्लॉट बनता है, इसलिए वो कब्जे का प्रयास करता है। 10 साल तक कहाँ रहे वो? 10 साल तक कहीं नहीं, बस क्योंकि उसकी हमें और भी पता चला, हमने जब पड़ोसियों से बात करी तो उसने 2-3 दुकानदारों के साथ पहले भी ऐसा ही किया है और उसमें कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसले दिए हैं। क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बूढ़ाखेड़ा के हैं, परमजीत कौर हैं, कुलदीप सिंह हैं, बूढ़ाखेड़ा के रहने वाले हैं। और इसमें बड़ी मैं विचित्र बात बताऊं कि ये जो पूरा प्लॉट था जिसके अंदर ये दुकान है, ये पूरा एक बड़ा प्लॉट था, 4 लोगों ने मिलकर खरीदा था। राजेंद्र सिंह बागी 25% का हिस्सेदार था और इसमें सूरज प्रकाश, जिससे इन लोगों ने, परमजीत कौर ने खरीदा, वो 35% का हिस्सेदार था, तो उसके हिस्से का प्लॉट इन्होंने खरीदा है। उसके अलावा एक हकीकत राय वो 25% का हिस्सेदार था और एक मिस्टर जैन थे, वो 15% के हिस्सेदार थे। ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि जो राजेंद्र सिंह बागी है और हकीकत राय दोनों ने मिलकर 1986 में एक धर्मपाल गुप्ता को पावर टॉर्नी दी थी और उस पावर टॉर्नी में क्लियर लिखा था कि हमारे इससे 1133 गज जगह आती है, जिसमें से 800 कुछ हम ऑलरेडी बेच चुके हैं और 306 गज हमारी जगह बचती है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उस 306 गज में से 294 गज जो है वो ऑलरेडी बेच चुका था धर्मपाल गुप्ता उस पावर टॉर्नी के ब्याह पे। तो राजेंद्र सिंह बागी और जो हकीकत राय है उनके इससे सिर्फ 13 गज जगह आती थी और 13 गज के बावजूद वो लगभग उसके बाद 128 गज जगह और बेच चुका है, यानी अपने हिस्से से 115 गज जगह जो है वो राजेंद्र सिंह बागी और हकीकत राय मिलकर फालतू बेच चुके हैं। और बजाय उसकी इंक्वायरी हो, उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो, ये जो जिन्होंने एक जेन्युइन प्लॉट लिया है और उसकी रजिस्ट्री बाकायदा कराई है, इन्हीं के प्लाट पर, अपने प्लाट में जाने पर इनके खिलाफ ट्रेसपासिंग का 447 का 511 का जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और ये डर की तो मामला बता रहे हैं कैंसिल कर दिया था, फिर फाइलें दोबारा कैसे खुली? ये मुकदमा पहले जो है, जो हमारी जानकारी में है कि इसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वो जो इनके जो अपोनेंट पार्टी है, बागी पार्टी जो है, वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका बताया जा रहा है कि ऊपर तक उसने लिंक है, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसने इसकी दोबारा जो है वो इंक्वायरी खुलवा दी। और दोबारा जो इंक्वायरी पुलिस की हुई, जिसमें डीएसपी स्तर की इंक्वायरी की गई, उसमें जो डॉक्यूमेंट इनके पास हैं, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, कोर्ट के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, उनको रिकॉर्ड भी नहीं, पुलिस रिकॉर्ड भी लेने को तैयार नहीं है। इनको बार बार कहा जा रहा है नहीं जी आप तो बेल करवा लो, जी ये 447 511 तो रहेगी, आप बेल करवा लो। इनको एक ही दबाव बनाया जा रहा है कि आप जाके बेल करवा लो। इस मामले में हम लोग अभी पुलिस अधीक्षक जो हैं गंगाराम पुनिया जी, उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसकी फेर जांच करवाएंगे, किसी दूसरे डीएसपी स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच फेर होगी। और एक चीज़ और बता दूं,
सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है, सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक अगर ये मान भी लिया जाए कि इन्होंने जो प्लॉट खरीदा है इनको बेचने वाले का उसके ऊपर हक नहीं था, मान लीजिए कि इनकी रजिस्ट्री जो है वो गलत हुई है, तब भी ये बोनाफाइड परचेजर हैं कि इन्होंने 1 नंबर में पेमेंट दे रखी है, ये लोग विक्टिम हैं, इनके खिलाफ इनको आरोपी कैसे बनाया जा सकता है? अगर 1 मिनट के लिए राजेंद्र सिंह बागी के वर्षन को सही भी मान लिया जाए तब भी इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है। तो हमें उम्मीद है कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम फेयर इंक्वायरी करवाएंगे दोबारा से, और इसमें इनका जो मुकदमा वो कैंसिल होना चाहिए और राजेंद्र सिंह बागी और उसके जो बेटा है विक्रमजीत सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुझे लगता है राणा जी इसके ऊपर आपको कुछ अच्छी जानकारी दे सकते हैं बीइंग एन एडवोकेट। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने 10 साल पहले एक यानी कि ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, जब इनकी जो ज़मीन थी वो एक्वायर कर ली गई थी, उसके बाद किस तरह से इनके ऊपर ही नाजायज़ जो यानी कि दबाव बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और राजेंद्र सिंह बागी को ही बताए जा रहे हैं जो इनके ऑपोजिट हैं, वो इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अंकल जी, कितने साल हो गए आपको? ये 10 साल से आप कब्जे में बैठे थे और 1 साल से बता रहे हैं कि बुरा हाल कर रखा है, क्या कुछ है? 2010 में प्लाट खरीदा था हमने जी। 10 से लेके 2020 तक हमारे पास कोई किसी का कोई लेना देना नहीं, और 2020 में शटर दुकान ताला सब आपका? सब हमारा है। ये तो सारे मार्केट बताती है, हम क्या बताते हैं? सारी परेशान कर रहे हैं आपको? हमारे को 20 में नवंबर में आके उन्होंने ताला लगा दिया, और उसके बाद हमारे साथ ये सारा जो केस चल रहा है इसके लिए परेशान किया जा रहा है हमारे को। माता जी, आपको भी कुछ तंगी हो रही है? पुलिस क्या कह रही है? हाँ जी, पुलिस आईडी और पुलिस वाले घर आए थे कि बेल करा लो। बेल करवाने को हाँ कह जी, रहे हैं, हाँ सुनवाई जी, नहीं कर रहे? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कोई कागज वगैरह दिया आपने, लिए उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, जो पेपर दे रहे थे आप अधिकारियों को, दिए लिए उन्होंने आपसे? हाँ जी। जो पेपर थे आपने दिए वो लिए आपसे या नहीं लिए? नहीं, कोई वो पेपर नहीं लिया ना आपसे? ना, कोई पेपर नहीं लिया। क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों को पेपर देना चाहते हैं जांच के दौरान, वो दस्तावेज भी इनसे नहीं लिए जा रहे। बनाना साहब, अब आप एज ए एडवोकेट इनके साथ हैं, क्या कुछ इनके मामले का रहेगा? कानून इसमें क्या कहता है? हालांकि आप इनके वकील हैं, आप यही बताएंगे कि कानूनी तौर पर ये ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस क्या है? इस तरह से तो देखो कोई ज़मीन प्लॉट दुकान कभी कोई खरीदेगा ही नहीं अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स रहेंगे तो। आकर्षण जी, मैं पिछले 24 सालों से करनाल अदालत में बीइंग एडवोकेट जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार के जब मसले आते हैं तो दिल में बड़ी भारी एक जो है खींच सी उठती है कि इस प्रकार के मामले बाहर आकर के अदालतों से या पुलिस से बाहर आकर के आप लोगों की सेवाएं क्यों लेनी पड़ती है। ये जो बुजुर्ग दंपत्ति जो आपके सामने अभी जो अपना रोना रो रहे थे, ये पिछले जो है तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हमारे संपर्क में आए, पन्नू जी के संपर्क में आए, हमने बात की। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगाए। जब डॉक्यूमेंट्स मंगाए, जब देखा, अभी पन्नू जी ने आपको डिटेल में सारी बातें जो बताई कि वास्तव में अपने हिस्से से राजेंद्र बागी और हकीकत राय मिल करके 115 गज जगह फालतू बेच चुके हैं ऑलरेडी, ऑन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रियाँ सारी हमारे पास है। चल रहा कोर्ट में और इस मसले का नहीं चल रहा था, लेकिन उसने अभी पता चला जैसे हम डॉक्यूमेंट निकाले कि उसके खिलाफ 3-4 मुकदमे कुछ उसने किए हैं और कुछ दूसरों ने किया है, लेकिन उनमें वो हार भी चुका है। उसके बाद हमने जाके प्लाट देखा, उसकी जो सीमाएं थी, जो दिशाएं थी, जो रजिस्ट्री की देखी हमने 95 गज की, मौके पे जाकर के हमने दिशाओं का मिलान जब किया तो वास्तव में जो इनकी रजिस्ट्री के साथ जो दिशाएं थी वो बिल्कुल सेम पाई। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे जो बड़ी गलत बात की, अपने 115 गज जमीन फालतू बेच करके सिस्टम जारी करके उसके बाद अपने लड़के विक्रमजीत के नाम राजेंद्र सिंह बागी ने 104 गज की जो है ट्रांसफ़र डीड करवा दी, और वो ट्रांसफ़र डीड करवा करके ये कहता है कि ये तो ज़मीन मेरी है। तो हमने जब उस ट्रांसफ़र डीड की उनसे कापी मंगाई तो उसकी दिशाएं जब मौके पे जाके देखी तो मौके पे देखी उसकी दिशाएं उससे मैच ही नहीं खाती, एक भी दिशा 104 गज की उससे मिलान नहीं करती है। फिर हमने आसपास के लोगों से जाकर संपर्क किया, तो जब संपर्क किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि वास्तव में इनका कब्जा 2010 से है, चाबी इनके पास है, रजिस्टर की चाबी लेकर के हम भी अंदर गए हैं, देखा है हमने, तो चाबी इनके पास है, कब्जा इनके पास है। तब जब हमने मुकदमा नंबर 694 एक इनके खिलाफ जो दर्ज हुआ 447-511 में कि ट्रस्ट पास करने की कोशिश की, ये मुकदमा। और मैं बड़ा हैरान हुआ कृष्ण जी इस बात से कि जो यहाँ अलग अलग जो थाने बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बने हुए हैं। ये 447-511 इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसकी जांच भी पुलिस ने शेये 2 में भेज दी। शेये 2 में बड़ी हैरानी की बात है कि हम जब महसूस करते हैं, जब शेये का नाम आता है तो एक बड़ा भारी रोंगटा सा खड़ा होता है। फिर शेये में वास्तव में जो बड़े केसेज होते हैं, जो जिनको आप खोल नहीं पाते हैं,
जो कुछ इस प्रकार के जो मर्डर केस होते हैं जिनको आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्रिएट करने होते के माध्यम से होते हैं, इस प्रकार के जो बड़े केसेज हैं वो सीआईए में, तो इनके केस को सीआईए में भेज दिया। ये जो एडीजीपी अधिकारी उनका दबाव तो नहीं है तो ये इस प्रकार की जो इन्होंने बताया कि उनका कोई पुलिस अधिकारियों से संबंध है, पैसों वाली पार्टी है, तो किस प्रकार का प्रलोभन या दबाव किस प्रकार का बना होगा बेहतर समझ सकते हैं। तो जब सीआईए में जब इनके उन्होंने बुलाया कि बयान लिखो, 1 बार बयान, 2 बार बयान, 3 बार बयान, 4 बार बयान, तो इनको, और उससे बड़ी बात उन्होंने क्या की, जो फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा तो उस डॉक्यूमेंट में जो पाया कि एक राजेंद्र सिंह बागी ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है मिस्टर दलेर सिंह नाम के एक व्यक्ति का। जो दलेर सिंह नाम का जो व्यक्ति है उसका बहुत पहले इस जमीन 2010 से पहले इस जमीन के ऊपर एक वर्कशॉप हुआ करती थी। उस वर्कशॉप में वो 2010 तक रहा जब तक इनके पास रजिस्ट्री नहीं हुई। जब रजिस्ट्री इनके नाम 2010 में हो गई, उसने कब्जा दे दिया सूर्य प्रकाश नारंग को, और सूर्य प्रकाश नारंग ने कब्जा दे दिया इनको। 2010 तक के बिल जो है सारे के सारे दलेर सिंह भरता रहा। अब उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि दलेर सिंह ने ये कब्जा मेरे को दे दिया था, राजेंद्र सिंह बागी ने 2008 में। दलेर सिंह को राजेंद्र सिंह बागी को कब्जा देने का कोई कारण ही नहीं था जब कब्जा सूर्य प्रकाश नारंग का था। फिर हमने पता किया कि सूर्य प्रकाश नारंग की वाइफ थी बिमला नारंग, भाभी। उसकी भाभी ने जो प्लाट बेचा था वो बिल्कुल उस प्लाट के साथ में प्लाट बेचा था, क्योंकि अपने जो 4 जो हिस्सेदार थे अपने अपने हिस्सेदारों में इस प्रकार की उन्होंने एक मौखिक तौर पर तय किया था कि ये हिस्से तुम्हारे, हिस्से तुम्हारे हैं। तो इस प्रकार से सीआईए 2 में भेजना ये एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि अब ये जो गरीब और बुजुर्ग आदमी हैं जब सीआईए में बयान लेने के लिए बुलाते 1 बार 2 बार तो इनकी टांगें कांपती हैं, डरते हैं, सीआईए में बुलाया क्या व्यक्ति को साथ में जाने नहीं देते और दूसरे व्यक्ति को साथ में जाने नहीं देते हैं। यही कारण कहीं दबाव ना कहीं- बनाया। नंबर 1 नंबर 2 गया एक दिन इनके साथ, मुझे बाहर बिठा दिया गया। मुझे कहा कि मैं गया इनके साथ, पीछे एसएचओ ने बुलाया था, एसएचओ सीआईए ने बुलाया मैं साथ जाने लगा, मुझे रोक दिया, नहीं आप साथ नहीं जाएंगे। मुझे साथ नहीं भेजा गया क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अपनी बात को उतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस मुकदमे को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस देश में अगर कोई प्रॉपर्टी, प्लाट, दुकान, मकान कुछ भी ले लेते हैं तो किस तरह से आपके जूते घिसवाए जाते हैं, खासकर तब जब आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, जब आप गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से, आपने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई, यानी कि किसी प्लाट, दुकान, मकान में लगाई है, उस समय आपके साथ क्या कुछ किया जाता है। बराना जी, पॉइंट नंबर 1 आपने बोल दिया, कुछ और भी बात कह रहे थे आप। मैं आकर्षण जी ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ, पता नहीं पुलिस की किस प्रकार की परंपरा शुरू से रही है। अब आप समझदार हैं, कॉमन आदमी को भी अगर बात की जाए, अगर आपको किसी एक आईओ से शिकायत है भी वो मेरी जांच को प्रॉपर नहीं कर रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है, मेरी बात को सुन नहीं रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, उसकी शिकायत आप पुलिस कप्तान एसपी महोदय को करते हैं। और एसपी महोदय, मैं बड़ा हद तक हैरान हूँ कि जिसकी आप शिकायत करते हैं दरखास्त वापस उसी के पास पहुँच जाती है, भी जाओ इनकी बात सुनो। भी उसकी आप ये, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपसे शिकायत है और उसके आपसे आपके फादर से मैं कहूं, अगर आपके फादर आपको आप कह दें इससे बात करो, तो क्या इस बात का तुक है? तो पुलिस कप्तान से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एसपी महोदय से कि जिसके खिलाफ शिकायत हो, प्लीज़ शिकायत उनके पास ना भेज करके किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष किसी उच्च अधिकारी से उसकी जांच करवानी जरूरी होती है। तो इनके मसले में इसी प्रकार की जो भी दरखास्त देते हैं वो सीआईए में भेज देते हैं, और सीआईए वाले उनको बुलाते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है, जाके कहते हैं बेल करवाते हैं। मैंने एक चीज़ इसमें और बड़ा, जो राणा जी ने की, उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, क्योंकि सीआईए वाले जो जांच अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई। सीआईए वाले ये कहते हैं जी इसमें ऑलरेडी डीएसपी ने रिपोर्ट दी हुई है, तो हम तो डीएसपी की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो उससे ऊपर का कोई अधिकारी या और कोई डीएसपी इसमें दोबारा जांच करे और सारे कागज रिकॉर्ड पे लेके, यानी वो कहीं संतुष्ट हैं कि इनका पक्ष ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सक्षम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे से ऊपर के एक अधिकारी ने रिपोर्ट दे रखी है। डीएसपी की जांच को हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हैरानी की बात है इनकी जांच बार-बार दोबारा उठा के फिर सीआईए को दी जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से, यानी कि टॉर्चर एक किस्म से किया जा रहा है, और ये भी सब कुछ कहाँ हो रहा है, सीएम सिटी करनाल में, जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि किसी और जिले, किसी और विधानसभा, किसी और राज्य से ज़्यादा सुनवाई होगी, क्योंकि हम सीएम सिटी करनाल से हैं, मुख्यमंत्री जी सभी लोगों से मिलते हैं, लोग अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी जांच अधिकारी को उनसे डर लगता है, क्योंकि हो सब कुछ वैसे ही रहा है जो सब कुछ पहले हुआ करता था। इसी तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, पहले जैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इन बुजुर्ग दंपत्ति को कम से कम न्याय मिल सके, इनकी सुनवाई हो सके, और कम से कम जो आरोपी पक्ष है, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।